हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉमर्स इन डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद। आज रिग्रेशन एनालिसिस के 4th पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ मैंने आपको रिग्रेशन के हर एस्पेक्ट से परिचित करा दिया है। तो आइए देखते हैं इसका चौथा भाग। इसमें हम सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट के बारे में समझेंगे। जब हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस की, तो हमें मालूम है कि रिग्रेशन एनालिसिस की टेक्निक बहुत मददगार साबित होती है यदि हमने प्रिडिक्शन करनी हो या फिर पूर्वानुमान लगाना हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी टेक्निक जो आपको प्रिडिक्शन करके दे रही है उसमें एक्यूरेसी 100% हो? तो जो भी हम लाइकली वैल्यू निकालते हैं टेक्निक ऑफ रिग्रेशन में, जिसको हम प्रिडिक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं या फिर बेस्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं या फिर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, वो 100% विश्वसनीयता के साथ नहीं निकाली जा सकती। याद कीजिए कि हमने पिछले भागों में पढ़ा है कि जब हमारे पास दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन होती हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y and regression equation of y on x in case of bivariate distribution, तो इसमें जब हम x on y को कंसिडर करते हैं और हम x की लाइकली वैल्यू निकालते हैं, तो उस लाइकली वैल्यू की विश्वसनीयता को जांचने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। So the standard error of estimate enables us to know the preciseness of the predicted value of y when x is given, and in the same manner predicted value of x when y is given. जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है, इसको मैथमेटिकली सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं कैपिटल S और नीचे हम लिखेंगे yx। अगर हम लिखते हैं yx तो इसका मतलब कि ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है y on x। सिमिलरली जब हम sxy लिखते हैं तो इसका मतलब है यह स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है x on y। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का। अगले केंद्र बिंदु पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बाद डिस्पर्जन को पढ़ा था, तो डिस्पर्जन को पढ़ते हुए हमने इस बात को जाना था कि मीन वैल्यू के पास वेरिएशन कितनी है डेटा की। ठीक उसी प्रकार जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का कॉन्सेप्ट है, ये हेल्प करता है टू मेजर वेरिएशन अबाउट एवरेज लाइन। एंड व्हाट इज एवरेज लाइन? एवरेज लाइन इज रिग्रेशन लाइन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जितनी कम होगी, जितनी छोटी होगी, या यूं कहिए कि जितने जो डॉट्स हैं इसके क्लोजर होंगे रिग्रेशन लाइन की तरफ, इसका मतलब हमारे पूर्वानुमान, हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मेजर करता है वेरिएशन अबाउट एवरेज लाइन, which is called nothing but the line of regression. ये समझने के बाद कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट विश्वसनीयता की जांच पड़ताल करता है, एक टेक्निक है, एडवांस टूल है रिग्रेशन एनालिसिस में। अब ये किस प्रकार से न्यूमेरिकल में निकलेगी, ये एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है। आइए इसको पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। जो इसका सबसे पहला स्टेप है, इसमें हमें सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है। रिग्रेशन इक्वेशंस पहली निकालनी है y on x और दूसरी निकालनी है x on y। ये जो हम रिग्रेशन इक्वेशंस निकालेंगे, इनके द्वारा हम प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालेंगे। यानी जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x होगी, दैट इज नथिंग बट दैट इज yc। yc का मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यू भी है, yc का मतलब ट्रेंड वैल्यू भी है। तो इसी सिमिलर पैटर्न के अनुसार जब मैं यहाँ पर xc लिखूंगी तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है x सीरीज की। तीसरे स्टेप पर हम समेशन लेंगे, हम निकालेंगे सिग्मा y माइनस yc। y हमारा ओरिजिनल डेटा है, हमारी ओरिजिनल वैल्यूज हैं, और जो yc है
वो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, ट्रेंड वैल्यूज हैं। जब हम इसका समेशन लेंगे तो ये शून्य के बराबर आएगा या फिर शून्य के बहुत 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 पास आएगा। सिमिलरली जब हम सिग्मा x माइनस एक्स लेंगे, ये भी शून्य के करीब या फिर शून्य के बराबर होना चाहिए। ये इसलिए दोनों शून्य के बराबर होने चाहिए बिकॉज दीज आर द लाइंस ऑफ बेस्ट फिट। So in the first step, you need to compute the regression equations. In the second step, you need to compute the trend values or the predicted values. Then you need to check that sigma y minus yc and sigma x minus xc need to be 0. उसके बाद हम निकालेंगे sigma y minus yc whole square and sigma x minus xc का whole square. इसको निकालने के बाद हम लास्ट स्टेप में इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला है which is called standard error of estimate of y on x, which is nothing but under root of sigma y minus yc का whole square divided by n. In the similar way, the standard error of estimate of x on y is equal to under root sigma x minus xc का whole square divided by n. स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को हम एक और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है, यदि हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट y on x निकालनी है तो ये बराबर होगा, देखिए पहले वाला जो सिंबल है वो किसका है, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस r स्क्वायर, और ये जो दूसरा सूत्र है ये है स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट ऑफ x on y is equal to standard deviation of x multiplied by under root of 1 minus r square. आइए जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं अभी उनको हम सविस्तार देखें कि किसी भी प्रैक्टिकल को करने के लिए ये सारे स्टेप्स कैसे लगेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट एक लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, जो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स निकालिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब देखने से ही पता चलता है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है, हमें स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x गिवन है, हमें स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y गिवन है। तो जो डेटा आपको मिलता है किसी भी न्यूमेरिकल में, उस डेटा को देखने के बाद ही आपको ये निश्चित करना होगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो ये जो आपको डेटा मिला है इसके हिसाब से ये फॉर्मूला लगेगा, that standard error estimate of y on x is equal to standard deviation of y which is 2.5 multiplied by under root of 1 minus r square which is 1 minus 0.5 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का आंसर आ गया। ऑन द सिमिलर पैटर्न, ऑन द सिमिलर वे, उसको अडॉप्ट करते हुए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट x on y निकालेंगे which is बराबर standard deviation of x that is 5 given in the numerical multiplied by under root of 1 minus r square which is 1 minus 0.5 का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया 4.3. So in case of any numerical where you are given the standard deviation of x, standard deviation of y and coefficient of correlation, and you need to calculate the standard error of estimate, you need to apply these above two formulas. ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें हम सारे स्टेप्स लगाएंगे और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि आपको स्टेप दर स्टेप ये न्यूमेरिकल समझ में आए। देखिए इंडिविजुअल सीरीज है, आपको एक x दे रखा है और साथ में y दे रखा है। आइए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ये हमने जब भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना होता है तो हमें एक शीट पे इसको खोल लेना चाहिए और खोलने के बाद सारी वैल्यूज को पेस्ट करने के बाद डियर स्टूडेंट्स हमें एक बारी सारी वैल्यूज को भी देख लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले है सीरीज x। इस पूरी सीरीज को जब मैं ऐड कर दूंगी तो ये समेशन x के बराबर आएगी। सिमिलरली
जब मैं पूरी y सीरीज को ऐड करूंगी तो ये समेशन y के बराबर आएगी। अब मैं नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करूंगी 1 2 3 4 5। अब अगर मैं 30 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास अर्थमेटिक मीन आएगा जो 6 के बराबर है, और 6 नंबर कैसा है? होल नंबर है। सिमिलरली जब मैं 40 को नंबर ऑफ आइटम्स 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 8 आएगा जो y बार है, अर्थात इस सीरीज में x बार और y बार दोनों होल नंबर्स हैं। तो जैसे ही ये दोनों होल नंबर्स हैं और मैं रिग्रेशन इक्वेशंस को कंप्यूट करने लगूंगी तो अब मुझे ये बात यहाँ पर समझ आनी चाहिए कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को कंप्यूट करने का मैं जो तरीका लगाऊंगी that should be based on arithmetic mean because both x bar and y bar are in whole numbers. अब मैंने निकाला x minus x bar. x bar मेरे पास क्या था? 6 था। मैंने लिखा 2 minus 6 minus 4, 10 minus 6 plus 4। इस तरह से x के हर आइटम में से मैंने 6 को माइनस कर दिया और ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। उसके बाद मैंने लिखा सिग्मा x माइनस x बार, और मुझे मालूम है कि सिग्मा x माइनस x बार is always 0 because the algebraic sum of deviations taken from arithmetic mean is always 0। अब मैंने निकाला y माइनस y बार। मैंने इस y सीरीज के हर आइटम में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद मैंने चेक करने के लिए जब इस सीरीज को ऐड किया तो इसका समेशन 0 के बराबर आया। अब मैं आगे आराम से प्रोसीड कर सकती हूँ। इसके बाद मुझे मालूम है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को जब भी मैं अर्थमेटिक मीन के माध्यम से निकालूंगी तो मुझे 3 ऑब्जर्वेशंस और चाहिए, विच इज सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर, सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर एंड सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैंने निकाला x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये कैसे आया? ये यहां से आया। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके मैंने सबका स्क्वायर कर लिया और इसको ऐड कर लिया, सो द आंसर इज 40। सिमिलरली मैंने y माइनस y बार का स्क्वायर निकाला। ये y माइनस y बार था। 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, देन -1 का स्क्वायर 1। इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास 20 आया। उसके बाद मैंने लास्ट कॉलम बनाया विच इज कॉल्ड x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। मैंने x माइनस x बार को y माइनस y बार से मल्टीप्लाई किया। -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज -12, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज -12। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैंने इस पूरी सीरीज को ऐड किया तो मेरे पास ये समेशन -26 के बराबर आया। तो अभी मैं फर्स्ट स्टेप की तरफ हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं निकालूंगी दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस y on x एंड x on y। उसको निकालने के लिए मुझे सबसे पहले गणना करनी आनी चाहिए कि मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को कैसे कंप्यूट करूंगी। अब यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज थी वो लिख दी। जैसे मैंने x बार निकाला था 6 और मैंने जो y बार था वो निकाला था 8। अब मैंने लिखा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। So what is the formula? Formula is y minus y bar is equal to byx into x minus x bar। y बार की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है 8 है, x बार की वैल्यू भी हमने निकाली है 6 है, दोनों होल नंबर थे। अब रह गया रिग्रेशन कोफिशिएंट विच इज y on x। जैसे ही मैंने लिखा रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x, यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखूंगी जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को जब हम अर्थमेटिक मीन के बेसिस के ऊपर निकालते हैं तो क्या सूत्र बनता है। सो द फॉर्मूला इज सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर। मैंने सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आया -0.65। उसके बाद मैंने सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। क्योंकि ये रिग्रेशन इक्वेशन y on x है तो मैंने y को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया और बाकी सबको मैं दूसरी तरफ ले गई।
और जब मैंने लिखा कि yc इज इक्वल टू -0.65x प्लस 11.90, तो मैंने y के नीचे ये c इसलिए लगाया ताकि मुझे मालूम रहे कि ये मेरे लिए प्रिडिक्टेड वैल्यू या मोस्ट लाइकली वैल्यू या बेस्ट एस्टिमेट बताएगी y की जब मेरे पास x गिवन होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालने के लिए मुझे yc और xc इन दोनों की ही वैल्यूज चाहिए। अब ये दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन मैंने निकाली which is x on y. So what is the equation? The equation is x minus x bar is equal to bxy multiplied by y minus y bar. x bar y bar मुझे मालूम है, अब मुझे निकालना है bxy रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वो तरीका लगाया जो बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन है। मैंने वो तरीका क्यों लगाया? क्योंकि दोनों x बार और y बार होल नंबर हैं, तो मैं बड़ी सुविधा पूर्वक इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट की और मेरे पास आया -1.3। अब देखिए जैसे ही नेगेटिव आया तो मैंने अपने आप को बताया कि ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स नेगेटिव हैं। उसके बाद मैंने उसमें पुट की सारी वैल्यूज और मेरे पास आ गया xc इज इक्वल टू -1.3y प्लस 16.4। यहाँ पे जो मैंने c लगाया इसका मतलब ये x की प्रिडिक्टेड वैल्यूज होंगी, मोस्ट लाइकली वैल्यूज होंगी जब y गिवन होगा। अब ये जो मैंने आपके लिए शीट बनाई है इसमें मैंने सबसे पहले ये स्टूडेंट्स ये स्लाइड देखिए, यहाँ पर इसमें मैंने जो ओरिजिनल वैल्यूज थी x और y की ये मैंने पेस्ट कर दी। ये मैंने न्यूमेरिकल से ली x भी और y भी। उसके बाद मैंने yc की वैल्यू ली, yc की इक्वेशन लिखी 11.9 माइनस 0.65x और मैंने कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू पुट की। पहले मैंने 2 पुट किया, फिर मैंने 10, फिर मैंने 6, फिर 4 और 8। इसको करने के बाद मैंने y सीरीज की प्रिडिक्टेड वैल्यूज कंप्यूट कर ली। अब मैंने ये जो yc की प्रिडिक्टेड वैल्यूज आई इनको ऐड किया तो ये 40 के बराबर आया और मुझे मालूम है कि सिग्मा y भी 40 है क्योंकि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। अब मैंने निकाला y माइनस yc। ये देखिए ये y था मेरे पास और ये मेरे पास yc था। मैंने y माइनस yc जब कंप्यूट करा तो मेरे पास आया 11 माइनस 10.6 इज 0.4, 5 माइनस 5.4 इज -0.4। ऐसे कंप्यूट करते हुए मैंने इसके टोटल को चेक किया कि शून्य के बराबर आना चाहिए और उसके बाद मैंने y माइनस yc का होल स्क्वायर लिया, यानी 0.4 का स्क्वायर 0.16। ऐसे मैंने सबका स्क्वायर इस कॉलम में लिखा और इसको ऐड किया तो ये मेरे पास आया सिग्मा y माइनस yc का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 3.1। तो इन स्टेप्स के अंदर देखिए ओरिजिनल डेटा को पेस्ट करना है। उसके बाद मैंने yc की इक्वेशन लिखी, yc इज इक्वल टू 11.9 माइनस 0.65x। मैंने x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करते हुए yc की एस्टिमेटेड वैल्यूज को निकाल लिया। सिग्मा y और सिग्मा yc इसका टोटल बराबर आना चाहिए, मैंने चेक कर लिया। उसके बाद मैंने निकाला y माइनस yc और सिग्मा y माइनस yc शून्य के बराबर आया बिकॉज दिस इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और लास्ट में मैंने y माइनस yc का होल स्क्वायर निकाला और अब मैं फॉर्मूला लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। ये मेरे पास आया स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ y on x which is sigma y माइनस yc का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये मेरे पास आ गया 0.79। इसी सिमिलर पैटर्न के हिसाब से हम SXY भी कंप्यूट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, मैंने इस शीट में सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में मेरे पास डेटा था उसकी मैंने वैल्यूज को पुट किया x और y को। उसके बाद मैंने xc की इक्वेशन लिखी, xc इज इक्वल टू 16.4 माइनस 1.3y। यहाँ पे ये xc की प्रिडिक्टेड वैल्यूज देगा व्हेन वैल्यू ऑफ y इज गिवन। मैंने ये y की वैल्यूज पुट करते हुए ये xc की वैल्यूज कंप्यूट कर ली।
जब मैंने XC का टोटल करा तो मैंने पाया कि ये 30 के बराबर आता है, क्योंकि सिग्मा X भी 30 के बराबर आता है। फिर मैंने निकाला X माइनस XC, ये मेरे पास X है, ये मेरे पास XC है। मैंने X माइनस XC निकालने के बाद इसका जब समेशन किया तो ये 0 के बराबर आया, बिकॉज दिस इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और लास्ट कॉलम में मैंने X माइनस XC का स्क्वायर लिया और इसका टोटल किया तो ये मेरे पास आया 6.20। अब मैंने फॉर्मूला लगाया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ X on Y इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा X माइनस XC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये मेरे पास आंसर आया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशंस कंप्यूट कीजिए, y on x और x on y। उसके बाद प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकालिए, xc निकालिए, yc निकालिए, और उसके बाद x माइनस xc निकालिए, उसका समेशन चेक कीजिए 0 के बराबर होगा, और फिर x माइनस xc का स्क्वायर करके उसका सिग्मा x माइनस xc का स्क्वायर निकालकर सीधा आप पुट कीजिए फॉर्मूले में, तो आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट X on Y को कंप्यूट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल में 10 ऑब्जर्वेशंस है, X रेनफॉल है और Y प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है, और ये फॉलोइंग डेटा आपको गिवन है। आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालना है X on Y। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, SXY, और SXY निकालने के लिए आपको चाहिए, अगर तो आप स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहे हैं बेस्ड ऑन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, तो फॉर्मूला डिफरेंट लगेगा। और अगर आप इक्वेशंस की मदद से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला डिफरेंट लगेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने निकाला स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंडिविजुअल सीरीज में कहाँ पे आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, जो हमें यहाँ पे सारा डेटा में भी गिवन है। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के बाद हमने निकाला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, लेकिन क्योंकि इस न्यूमेरिकल में हमें ओरिजिनल डेटा गिवन है, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने का जो तरीका अडॉप्ट करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा। हमने फॉर्मूला लगाया R is equal to n sigma xy minus sigma x sigma y divided by under root n sigma x square minus sigma x का whole square again under root n sigma y square minus sigma y का whole square। और ये सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है, हमने कुछ नहीं करना, हमने सारी वैल्यूज पुट की और हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया +1 which is perfect positive। और फिर हमने फॉर्मूला लगाया SXY का, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डिवीजन के बेसिस के ऊपर सूत्र लगेगा which is standard deviation of x multiplied by under root 1 minus r square। इस न्यूमेरिकल को देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि रिग्रेशन इक्वेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में x और y के बीच में, मैंने आपको देखिए मीन वैल्यू दे दी जो कैपिटल x बार और कैपिटल y बार है। मैंने आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए ये स्मॉल x है और ये भी स्मॉल x है सिग्मा y स्क्वायर, और ये है सिग्मा एक्स वाई, ये भी स्मॉल x और स्मॉल y है। स्टैटिस्टिक्स में कैपिटल शब्दों में लिखना और स्मॉल शब्दों में लिखना दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको रिग्रेशन इक्वेशंस कंसिडर करनी है, निकालनी है, तो सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो सिग्मा स्मॉल x का स्क्वायर है, दिस इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को हम बेस्ड ऑन एक्चुअल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज जो हमारा अरिथमेटिक मीन है दैट इज होल number. Now in this particular numerical you can see that in the given data you are having sigma y minus 15 का square and you are having the value of sigma y, sigma x minus 10 का square is equal to 1100। तो यहाँ पे देखने से ही पता चलता है कि यहाँ पे हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को कंप्यूट करने का assumed mean मेथड
लगाना है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को हम एज्यूम मीन मेथड से निकालेंगे, उसके बाद हम रिग्रेशन इक्वेशंस निकालेंगे, और जैसे ही हमसे कहा जाएगा कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y बताइए, तो जिसका एस्टिमेशन कहने के लिए कहा गया है वही रिग्रेशन इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे। यानी यहाँ पर हम रिग्रेशन इक्वेशन लेंगे y ऑन x। यहाँ तक रिग्रेशन एनालिसिस का हमने सारा थ्योरी और प्रैक्टिकल का पोर्शन कर लिया, लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले हमें इस टेक्निक की कुछ ड्रॉबैक्स को भी समझना होगा, कुछ सीमाओं को भी समझना होगा कि इस टेक्निक के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। इस टेक्निक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका प्रोसीजर बहुत लेंथी है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, और ये जो रिग्रेशन की टेक्निक है ये टेक्निकली कॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में ही शोभा देती है। अगर अनस्किल्ड लोग इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर रिजल्ट्स जो होते हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं, कंक्लूजन्स बहुत अच्छी नहीं निकल सकती हैं, और जो एजम्पशन है कॉज एंड इफेक्ट की बिटवीन द वेरिएबल्स, वो रियल लाइफ सिचुएशन में एक इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकेबल नहीं लगती है, और ऐसा लगता भी नहीं है कि ये एजम्पशन मीट हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रिग्रेशन की टेक्निक है वो क्वालिटेटिव फिनोमेनास में नहीं लग सकती है। क्वालिटेटिव फिनोमेनास कौन से फिनोमेनास होते हैं? जैसे ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंस है, ये क्वालिटेटिव फिनोमेनास हैं जिनमें गुणात्मक तत्व की प्रधानता होती है। लेकिन इन लिमिटेशंस को समझने के बाद भी हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि रिग्रेशन की टेक्निक इन लिमिटेशंस के तहत नहीं पढ़ी और समझी जानी चाहिए, क्योंकि रिग्रेशन स्टैटिस्टिकल टूल के श्रृंखला में एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है, जो सोशियो इकोनॉमिक फील्ड्स में लगता है, अर्थशास्त्र में लगता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगता है, जिसकी वाइडर एप्लीकेशन है। और सबसे बड़ी बात, रिग्रेशन की टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये पूर्वानुमान करने में बहुत सहायक है, इससे प्रेडिक्शन पॉसिबल है। माना कि फॉर्मूलेस लेंथी हैं, प्रोसीजर्स लेंथी हैं, लेकिन इसके बावजूद रिग्रेशन टेक्निक की यूटिलिटी भी एनॉर्मसली हाई है, क्योंकि इसको कॉमर्स की फील्ड और हर किसी फील्ड में बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज अ वेरी पॉपुलर टेक्निक। आई होप आपको इस रिग्रेशन के भाग 4 के बाद 7 रिग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिकल पार्ट के लिए प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूलेस को लिखिए, और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ इस समझ को डेवलप कीजिए कि न्यूमेरिकल के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ने के बाद, उसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने के बाद, आइए देखें इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन रिग्रेशन, इसमें परिभाषा देते हुए रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट पर टिप्पणी करनी चाहिए। व्हाई देयर आर इन जनरल 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन, ये आपको बताना चाहिए कि 2 ही लाइंस ऑफ रिग्रेशन क्यों होती हैं। इसमें आप बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हुए इसका आंसर दीजिए। शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, याद रखिए जब भी हम कोई क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में अटेम्प्ट करें और जहां जहां हम उसके साथ कोई मैथमेटिकल चीज को अटैच कर सकें, कोई फॉर्मूला बता सकें, कोई कॉन्सेप्ट बता सकें, तो हमें जरूर बताना चाहिए। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन की परिभाषा दीजिए, कॉन्सेप्ट बताइए और इम्पोर्टेंस के ऊपर हाईलाइट कीजिए। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, जो मैंने आपको मॉड्यूल्स में पढ़ाया भी है रिग्रेशन के, कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में अंतर बताइए। इसके अंतर बताते समय जहां जहां आप कोई मैथमेटिकल बात बता सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं, कोई एग्जाम्पल से उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, जरूर करिए। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन रिग्रेशन एंड डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो वेरियस ऑथर्स जैसे MM ब्लेयर की डेफिनेशन लिखी जा सकती है, वो लिखिए, और उसके बाद रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज को सविस्तार बताइए। ये न्यूमेरिकल है, ये मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम से आपके लिए लिया है। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सर्टेन फर्म। न्यूमेरिकल अपने आप में इस बात की ओर इशारा करता है कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज x ऑन y।
तो सबसे पहले आप जब इस इक्वेशन को सही करके लिखेंगे तो आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल पाएंगे bxy. The average sales of a firm were 80,000. Average value means arithmetic mean. Variance of the profit, variance means square of standard deviation is 16/25 of the variance of sale. यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो x वेरिएबल है और जो सेल है वो y वेरिएबल है. Find the average profit and coefficient of correlation between sales and profit. हमें यहाँ पे x बार निकालना है और हमें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है. ये कुछ MCQs के भी क्वेश्चन है. यदि रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगी, 90 डिग्री पे कट करेंगी तो वैल्यू ऑफ आर क्या होगी? 0 होगी, +1 होगी, -1 होगी या नन ऑफ द अबव होगी. इसके लिए डायग्राम्स रेफर कीजिए मॉड्यूल के अंदर तो आप पाएंगे यदि रिग्रेशन लाइंस 90 डिग्री पे कट करेंगी तो आर की वैल्यू 0 होगी. All data points falling along a straight line is called a linear relationship, non-linear relationship, residual और scatter diagram. थ्योरी पढ़िए और सही उत्तर खोजिए. If one regression coefficient is greater than 1, then the other regression coefficient must be more than 1, equal to 1, less than 1 or equal to -1. आंसर देखिए, आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज में इसका आंसर मिलेगा. If the regression equation y is equal to a plus bx, then in this particular point y is called. तो y को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, डिपेंडेंट कहेंगे, कॉन्टिन्यूस कहेंगे या नन. यहाँ पे क्योंकि y की वैल्यू x के ऊपर निर्भर करती है so y is dependent variable. इसी के साथ keep learning, do lot of practice.